आइए सुनते हैं आज की कहानी धर्म की कीमत। सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पहाड़ों पर दूर जहां भी नजर जा रही थी वहां धुंध के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। पहाड़ के ऊपर धुंध ऐसे लग रही थी मानो किसी ने छत पर रजाई की रुई उधेड़कर सुखाने डाल दी हो। पंडित रामलाल परेशान से अस्पताल के बरामदे में इधर उधर घूम रहे थे। वो कितने परेशान थे ये तो उनके घूमने की चाल से ही पता चल रहा था। परेशानी का कारण बंद न हो रही बारिश थी। विवाह के 4 बरस बाद बड़ी मुश्किल से उनके घर लक्ष्मी के रूप में बेटी हुई थी। अब तो गांव वालों के मुंह में जो आता वे उनकी बहू के बारे में बकने लगे थे। वैसे भी लोगों के मुंह पर ताले तो नहीं लग सकते। कभी कभी तो पंडित रामलाल को लगता कि अब शायद ही उनकी बहू के संतान हो। बीच बीच में रिश्तेदार भी बेटे की दूसरी शादी करवाने की दबे मुंह सलाह देने लगे थे, पर उनका लड़का था जो कि चुपचाप सबकी सुनता रहता। पंडित रामलाल ने कलाई में बंधी घड़ी देखी 8:30। वो इस अंधेरे में हिम्मत रखे हुए थे, अगर बारिश थम जाए तो गांव से अपनी बहू को लेकर 1 घंटे में वापस अस्पताल पहुंच जाएं। पर बारिश रुके तो सही। तभी तो उनका मन हुआ कि भीगते हुए ही अंधेरे में गांव निकल पड़े, पर अंधेरा होने की वजह से वे भी नहीं कर सके। बड़ी परेशानी थी, क्या करें क्या न करें। ज्यों ही पैर पांव से बाहर जाने को किया ही था कि पीछे से उनकी पत्नी बहू के पास से बाहर आ गई। अब क्या करें, क्या करना है क्या नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। पंडित रामलाल ने अपने सिर की टोपी उठाई और सिर खुजलाते हुए बोले, नर्स कह रही है कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी है। अगर तुम चाहो तो। एक बार ना कह दिया तो कह दिया। हमारे पास अब धर्म के सिवाय और बचा भी क्या है। मैं अभी गांव जाकर भाई की बहू को, पर इस अंधेरे में बारिश में तुम बहू के पास भीतर जाओ बस। क्या करना क्या नहीं करना है ये देखना मेरा काम है। ये बोलकर दोनों हाथ पीछे करके बरामदे में घूमने लगे, पर कमबख्त समस्या का समाधान नहीं था। रामेश्वरी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो ये कहते कमरे के भीतर चली गई, गांव से बाहर जाते रात और भयंकर बारिश में 10 बार सोच लेना, ये खतरे से खाली नहीं है। पंडित रामलाल का बेटा फौज में आजकल जम्मू कश्मीर में है। लड़के को वैसे तो बता दिया गया था कि उसकी घरवाली के बच्चा होने वाला है, हो सके तो छुट्टी लेकर घर आ जाए, पर बॉर्डर पर तनाव के कारण उसे छुट्टी नहीं मिल पाई थी। बस इसी वजह से पंडित रामलाल को अपनी बहू को छोटे अस्पताल में प्रसूति के लिए लाना पड़ा, नहीं तो लड़का खुद देखता। उसने तो साफ साफ सोचा था कि उसकी घरवाली के पहला लड़का होगा, कोई मुश्किल न आए इसलिए शिमला के बड़े अस्पताल में जाकर डिलीवरी कराएंगे। जो ही रामेश्वरी भीतर कमरे में आई तो बहू के साथ लेटी बच्ची भूख से रो रही थी। नर्स ने अनेक दवाइयां दी, पर पूनम बहू के दूध नहीं आया। साथ वाले कमरे में उन्हीं के गांव की दलित कनकू के भी लड़का हुआ था। पूनो, हाँ माँ जी। फिर रामेश्वरी ने पूछा तो पूनम निराश होकर बोली, नहीं माँ जी नहीं, दूध नहीं आ रहा। और इधर नर्स कह रही है कि बच्चे को माँ का दूध देना बड़ा जरूरी है। तो इस मुई बारिश को भी आज ही होना था, सुबह से रुकने का नाम नहीं ले रही। तेरे ससुर कब से बाहर खड़े हैं कि कब कैसे बारिश थमे। और वो बच्ची को भूख से रोती सुनकर दूसरे बिस्तर पर अपने बच्चे के साथ लेटी कनकू का कई बार मन हुआ कि उठकर पूनम के बच्चे को दूध पिला दे, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उस वक्त कनकू अकेली थी। उसका पति दवाई लेने बाजार गया था। बाजार गया भी उसे बड़ी देर हो चुकी थी। लड़का होने की खुशी में पड़ा होगा पीकर 2-4 दोस्तों के साथ। अब क्या होगा। पूनम ने रोते हुए बच्चे को सीने से चिपका लिया तो रामेश्वरी का भी रोना निकल गया। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ माँ जी। बोलो। कुछ नहीं। पता नहीं किस डर से पूनम दिल ही की बात दिल में ही दबा गई। बाहर एक बार फिर जोर से बिजली कड़की। बोलो तो सही। तो बोलते बोलते रुक क्यों गई। नहीं माँ जी कुछ नहीं, कहकर पूनम बच्ची को सुलाने की कोशिश करने लगी, पर बच्ची थी कि कुनमुनाती हुई 5 घंटे से माँ के दूध रूपी अमृत की पहली बूंद का इंतजार कर रही थी। पूनम को तब पहली बार अपनी बेबसी पर रोना आया। तभी एकदम पंडित रामलाल भीतर आ गए। भूख से बालिका को और रोते देखना उनसे सहा नहीं जा रहा था, पर करते भी तो क्या। सुन, कुछ हुआ। रामलाल ने आंखों के इशारे से पूछा। कुछ नहीं। बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अब इस बच्चे की किस्मत, बचना होगा तो बारिश थम जाएगी। ऐसा बुरा तो न कहो, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं।
बोलकर रामेश्वरी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। बिस्तर पर लेटी पूनम का भी रोना निकल गया। इस मुई बारिश को भी आज ही होना था। पंडित रामलाल मन महसूस कर बिस्तर के साथ लगे स्टूल पर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर बोले, अच्छा मैं जैसे तैसे घर जा ही के आता हूँ। एक बार फिर जोर का बादल गरजा। देख नहीं रहे क्या, बाहर बादल दिल चीरने वाली आवाजें कर रहा है। ऐसे में पागल हुए हो क्या? तो कुछ और भी नहीं हो सकता। रामलाल ने दूसरे बिस्तर पर झांका तो कनकू और उसका बेटा आराम से सोए थे। रामलाल के मन में ईर्ष्या जागृत हुई। बुरा ना मानो तो एक काम करते हैं। एक बार फिर बाहर जोर की बिजली कड़की। क्या कहा तूने? बिजली इतनी जोर से कड़की कि उसकी चमक और कड़क से रामलाल का कलेजा ही छलनी हो गया। कुछ खास नहीं। रामेश्वरी पंडित रामलाल से अपने मन की बात करने से डर गई। रामलाल पंडित फिर उठे और कमरे में घूमने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या न करें। और दूसरे किनारे बहू पूनम और उसकी बेटी लेटे लेटे ही नींद में थी। सास रामेश्वरी का हाल तो पिछले 2 दिनों से बुरा था। तू नर्स को उठाकर ले आ। उससे कहे कि पूनम को कोई ऐसी दवाई दे जो इसे दे रखी है। पर बिस्तर पर पूनम के साथ लेटी बच्ची भूख से और भी रोने लगी थी। इसे दूसरा दूध क्यों नहीं दे देते? पंडित रामलाल ने सुझाया। नर्स ने कहा, औरत दूध भारी होता है इसलिए। तो 1 मिनट रुक, बोलकर रामलाल पंडित बाहर गए और पूर्व की दिशा में आसमान में बार बार बिजली चमक रही थी। पर प्रभु की कृपा बारिश अब थमने लगी थी। रामलाल ने छोटे अस्पताल के बरामदे में खड़े खड़े बत्ती जलाकर कलाई की घड़ी देखी तो 9:30 बज रहे थे। आखिरकार उन्होंने गांव निकलने का फैसला किया। रामेश्वरी को वो बिना कुछ बताए चुपचाप गांव की ओर भागते हुए भगवान का नाम लेते निकल पड़े। उधर पूनम की बच्ची ने फिर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पूनम और रामेश्वरी दोनों परेशान हो गई। रामेश्वरी आनंद फानन में बगल में बने सरकारी क्वार्टर में से नर्स को बुला लाई। बच्ची को देखकर नर्स बोली, बच्ची को बहुत भूख लगी है, पर तो ऐसा क्यों नहीं करते कि बच्ची को कनकू का ही दूध पिला दो। बच्ची को कब तक भूखा रखोगे? मैं तुम्हें बोलते बोलते थक गई हूँ। पर तुम तो नर्स जी, हम पंडित हैं और कनकू तो बच्ची से हाथ धोना चाहते हो। बच्ची और भी जोर से रोने लगी तो रामेश्वरी कांप गई। तभी एकाएक कनकू अपने बिस्तर से उठी और पूनम के पास जाकर बोली, बहन दे बच्ची को, मैं दूध पिला दूं। दूध में तो कोई जाति नहीं मिली होती। पूनम ने एक बार कनकू की ओर देखा और दूसरी बार अपनी बेटी की ओर। रामेश्वरी न जाने किस उधेड़-बुन में लगी थी कि नर्स ने पूनम के पास से बच्ची उठाई और कनकू की गोद में दे दी। 10 मिनट तक कनकू का दूध पीने के बाद बेटी चुपचाप सो गई। कनकू ने बच्ची को अपनी गोद से उठाकर पूनम के बिस्तर पर रख दिया। रामेश्वरी कभी अपनी चुप हुई बच्ची को देख रही थी तो कभी अपने बिस्तर पर चैन से लेटी कनकू की ओर। गांव को जाने वाला रास्ता पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। अंधेरे में हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी पंडित रामलाल आधा किलोमीटर ही चले थे कि आगे नाला पड़ गया। नाले में इतना पानी था कि जो ही दायां पांव आगे किया, पानी एकदम कमर तक आ गया। वो चाहकर भी दूसरा कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। बड़ी देर तक वहीं पत्थर पर बैठे सोचते रहे, अब क्या करें। बीड़ी फूंक कर वापस आ गए। रामलाल वापस छोटे अस्पताल पहुंचे तो सिर से पैरों तक भीग चुके थे। रामेश्वरी बरामदे में खड़ी परेशान थी। जब रामलाल दिखाई पड़े तो जान में जान आई। कहाँ चले गए थे? बस यूं ही क्या, कम से कम हमें तो बता कर जाते। मैं यहाँ चिंता के मारे मर रही थी। भीग कर कहीं बीमार हो गए तो? रामलाल पंडित बिना कुछ बोले अपने गीले कपड़े निचोड़ते रहे। देखो तो कितना भीग गए हो। भीग गया तो क्या हो गया, मर तो नहीं गया। बच्ची सो गई क्या? हाँ। पूनम के दूध उतर आया? नहीं। तो बस सो गई। नर्स आई थी, बच्ची ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था तो उसे दूध किसने दिया? छोड़ो ये बात, अंदर चलो और हीटर के पास बैठकर कपड़े सुखा लो। पंडित रामलाल अपने भीगे सिर के बालों को झाड़ते हुए कमरे के अंदर गए। पूनम को बिस्तर पर चुपचाप सोया देखकर पंडित रामलाल अपनी सारी चिंताएं भूल गए। बच्ची को सोया देखकर उन्हें बड़ा चैन मिला। वो बच्ची के सिर पर हाथ फेरने वाले ही थे कि रामेश्वरी ने उन्हें रोका। ठंडे हाथ से मत छू, बीमार हो जाएगी। पूनो, किसका दूध दिया इसे? पंडित रामलाल ने पूछा तो वो कुछ बोलने के बदले अपनी सास का मुंह देखने लगे। कुछ बोलती क्यों नहीं? किसी का भी दिया है, बच्ची की जान तो बच गई। पहलिया क्यों बुझा रही हो? रामेश्वरी साफ साफ क्यों नहीं बताती? पंडित रामलाल गुस्सा होने लगे थे। बस यही समझ लो कि जिंदगी और मौत के बीच लड़ते लड़ते ये झूठा धर्म किनारे रखना पड़ा। वो रख दिया। वैसे भी माँ का दूध तो एक जैसा ही होता है। क्या मैं तो क्या ये सुनकर पंडित रामलाल कनकू के बिस्तर की ओर गए, जहाँ सब कुछ भूलकर अपने बेटे को छाती से लगाकर सोई हुई थी।
उसके पैर छुए और हीटर के आगे बैठकर अपने कपड़े सुखाने लगे।